स्वागत है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सेकंड लेक्चर में। तो आज हम क्या देखने वाले थे कि पिछले लेक्चर तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। पिछले लेक्चर तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि सेल की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी। रॉबर्ट हुक सर ने हमारी डिस्कवरी की थी सेल की। किससे की थी? बार्क से की थी या फिर कॉर्क से की थी। इसके बाद हमने देखा था कि फिर आई हमारी सेल थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी, सेल के बारे में कुछ कुछ बातें कही जिसको हमने सेल थ्योरी के नाम से कह दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट हुआ और माइक्रोस्कोप्स धीरे धीरे डेवलप होने स्टार्ट हुए। अब हमारे पास दो तरीके के मेन माइक्रोस्कोप है। कौन कौन से? कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर उसी को कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, जो लाइट के प्रेजेंस में काम करता है। नॉर्मली हमारे पास लैब्स में जो होता है, हमारे जो स्कूल की लैब्स में होता है, उसमें क्या होता है, उनमें हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बड़ी बड़ी जगहों पर यूज कराया जाता है, बहुत साइज में भी बड़ा होता है और फाइन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करता है। तो ये हमने देख लिया था लास्ट वीडियो तक। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे भाई जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, उसने नई नई चीजें जैसे खोजनी शुरू करी, तो हमारे पास सेल के और फाइन स्ट्रक्चर स्टार्ट आने शुरू हो गए। हमने क्या देखा कि हमने जब सेल के घर के अंदर जाके देखा तो हमने देखा सेल के घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, उसके घर में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि सेल के अलग अलग मेंबर्स के पास जाकर के पूछेंगे कि भैया तुम्हारा क्या काम है, तुम कैसे दिखते हो, ये सब हम जानेंगे इस वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि तीन बेसिक स्ट्रक्चर देखे थे जो सभी सेल्स के अंदर नॉर्मली देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से देखे थे? पहला हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हमने देखा था न्यूक्लियस और तीसरा हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म होते हैं, जो तीन मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। आज इनके डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला हेडिंग डाल लीजिए, पहला है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन से आपके दिमाग में क्या रहे? मेम्ब्रेन से वही आता है कुछ पतली सी शीट, ऐसा कुछ टाइप मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं? देखिए, मैंने आपको जब सेल बताई थी तो मैंने सेल को इस तरीके से बनाया था, ये इस तरीके से बनाया था, है ना, सेल को ये बनाया था। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी एक आउटर लाइनिंग बना रखी है सेल की। तो जो सेल की आउटर लाइनिंग होती है ना, क्या ये वाली क्या है? आउटर मोस्ट, क्या है? सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर मैं आउटर मोस्ट कह सकती हूँ, आउटर मोस्ट कवरिंग है ये सेल की। तो इसी सेल कवरिंग को बोल दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो कवरिंग सेल की सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है उसको मैंने बोल दिया कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसी के दो नाम और होते हैं, इसी को बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर बायो मेम्ब्रेन। बायो का मतलब होता है लिविंग, तो लिविंग्स के आसपास जो मेम्ब्रेन है उसको बोल दिया बायो मेम्ब्रेन, या फिर सेल के आसपास है तो सेल मेम्ब्रेन बोल दिया। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? देखिए, इसने क्या कर रखा है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी जो मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन को आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास है ना एक फ्लेक्सिबल पॉलीथिन है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक बलून है। ठीक है, बलून क्या है? बलून की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी कि जो बलून खुद है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसको आप खुद ही सोचिए दिमाग में, अगर आपने कोई थैला भी ले रखा है तो थैले में क्या करते हैं आप? थैले में सामान भरते हैं ना, थैले में सामान भरते हैं, यानी कि थैले का काम है आपके थैले के अंदर के सामान को पकड़ करके रखना। जो भी उसके अंदर सामान है उसको होल्ड करके रखता है कौन? आपका थैला। ठीक है, आपका जो कवरिंग है आउटर। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस तरीके से हमारा थैला काम कर रहा है ना, उसी तरीके से क्या काम कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? ये होल्ड करती है, यानी कि पकड़ती है। किसको पकड़ती है? होल्ड्स दी कंटेंट ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर जो जो सामान है ना, उसको सबको कौन पकड़ के रखती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पकड़ के रखती है। अब आप खुद ही सोचिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि थैले में ज्यादा सामान भरना पड़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि थैले में कम सामान है। तो थैला हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, या फिर बलून है तो बलून में अगर हमें ज्यादा पानी भरना है, कम पानी भरना है, तो उस हिसाब से हमारा बलून फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि अपने जो शेप है उसको थोड़ा सा खींच सके, थोड़ा सा खिंच जाए, थोड़ा सा श्रिंक हो जाए, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये भी होती है हमारी फ्लेक्सिबल, यानी कि ये क्या कर सकती है? ये अपने साइज को घटा बढ़ा सकती है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल। अब देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जब हमने सेल का देखा ना, तो सेल का ये जो दरवाजा था, हमने सबसे पहले सेल के घर के दरवाजे को खटखटाया। तो ये भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये सोचिए सेल के घर का दरवाजा है। क्या है? सेल के घर का दरवाजा है हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर बायो मेम्ब्रेन। अब जैसे आप दरवाजे को खटखटाते हैं तो दरवाजे का काम क्या होता है? गेट का काम क्या होता है? उसमें से आप देखते हैं कि किस इंसान को अंदर लाना है, किसको नहीं लाना है।
अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इंसान आ गया जिसको हम नहीं जानते या कोई हमें ऐसा लग रहा है उसके ऊपर डाउट है, तो हम क्या करेंगे, नहीं गेट बंद कर लेंगे, हमें इस इंसान को अपने घर में बुलाना ही नहीं। तो इसी तरीके से सेल ने भी अपने घर का एक दरवाजा बना रखा है जिसको बोला जाता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, ये डिफाइन करती है कि कौन इंसान घर में आना चाहिए और कौन नहीं आना चाहिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हर किसी को अंदर नहीं आने देती, सेल के अंदर बाहर सामान जाता है ना, सेल के अंदर बाहर क्या क्या जा सकता है, जैसे कि आपके न्यूट्रिएंट्स जा सकते हैं, प्रोटीन बनना है वो सेल के अंदर जाएंगे, पानी अंदर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, ये सब चीजें क्या है, सेल के अंदर बाहर मूव होती रहती हैं, यानी कि कुछ चीजें अंदर जाती हैं सेल के, कुछ चीजें बाहर आती हैं सेल के। यानी कि क्या हो रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करा रही है ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस, इसके अंदर से ही अलग अलग चीजें इसके अंदर से ट्रांसफर होती हैं, है ना, कुछ चीज अंदर आती है और कुछ चीज बाहर जाती है। मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चीज जाएंगी और कुछ चीज बाहर निकल करके आएंगी, कुछ चीज अंदर जाएंगी, कुछ चीज बाहर निकल करके आएंगी। इसलिए क्या कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल और आउट ऑफ द सेल, यानी कि अंदर भी हो सकता है और बाहर भी कोई सब्सटेंस हमारी सेल से जा सकता है। अब ये कहती है कि मैं अपने अंदर सारे सामान को नहीं लेती, सारे सामान को नहीं आने देंगे हम, ऐसे थोड़ा ना कोई भी आ जाएगा, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है बाहर, कोई खतरनाक चीज भी हो सकती है, गंदगी भी हो सकती है, तो सब चीज को थोड़ी ना आने देंगे। तो ये क्या कहती है कि मैं कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करूंगी, ऐसा नहीं कि सब देंगे, मेरी एंट्री भाई रॉयल है, कोई ही सामान मेरे अंदर आ सकता है। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस, लेकिन क्या, सम सब्सटेंस, यानी कि सम सिलेक्टिव सब्सटेंस, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही ये अंदर आने देती है, सारे सब्सटेंस नहीं आएंगे, कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस ही मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कुछ ही सामान को आने दे रही है, इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि ये मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सिलेक्ट कर करके हमारी चीजों को अंदर आने के लिए अलाउ करती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। या फिर मैं कह सकती हूँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कह सकती हूँ, सेमी का मतलब होता है हाफ, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बात समझ में आ गई होगी अब। तो अब क्या हो रहा है, इसके अंदर बाहर समा जा रहा है। फिर से देखिए सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, क्या करती है, सेल के अंदर के सामान को पकड़ करके रखती है, और क्या करती है, फ्लेक्सिबल होती है, शेप अपनी चेंज कर सकती है, और क्या करती है, भाई ये गेट है सेल का, क्या है, सेल के घर का गेट है, ये गेट डिफाइन करता है कि क्या चीज को अंदर लाना है और क्या चीज को अंदर नहीं लाना है, यानी कि सिलेक्टिव सब्सटेंस को आने देती है, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये बनी किस चीज की होती है, भाई कुछ तो होगा ना जो इसे बना रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये किस चीज की बनी हुई है, ये बनी हुई है लिपिड्स की, किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की, और बनी हुई है प्रोटीन्स की, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स मतलब सिंपली फैट्स की और प्रोटीन्स की बनी हुई है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है, बात समझ में आ गई अभी। अब ये देखते हैं कि भाई ये अपने अंदर सामान अंदर बाहर कर रही है ना, ये क्या कर रही है, ये अपने अंदर बाहर सामान को आने के लिए कह रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से सामान अंदर बाहर जाता कैसे है, कैसे होता है ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि भाई मोस्टली आपने एक टर्म सुना है कि डिफ्यूजन, अगर आप लोग पहले केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ के आए होंगे तो पता होगा, अगर डायरेक्टली बायो पर कूद गए हैं तो हम बता देते हैं कि क्या होता है डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर चीजों का जाना। सुनिए, दोबारा से सुनिए, हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहां पर सामान ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ क्या रख रखे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स अपने पास रख रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेरे पास यहाँ पर है, एक जगह पर यहाँ पे है, और कुछ मॉलिक्यूल्स इसी के मेरे यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है ना, इस तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़े से कम हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि हमारी जो लेफ्ट साइड है ना, उसमें हमारे मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन लो है, कॉन्सेंट्रेशन लो है, यानी कि यहाँ पर कम सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेशन लो है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और इधर क्या है, इधर कॉन्सेंट्रेशन लो है।
यानी कि इधर क्या है, इधर कम सब्सटेंस प्रेजेंट है, इधर ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट है। अब कोई भी मॉलिक्यूल हो दुनिया का, उसकी ये क्या है, आदत है, अपना मिजाज है, ये उसकी आदत है कि जहां पे ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे ना, उधर से कम सब्सटेंसेस की तरफ सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। कैसे होता है, जैसे कि आप ग्लास में अगर पानी ले लें और पानी में क्या डालें, आप इंक डालें, ठीक है, पानी लिया और पानी में मैंने क्या करा, इंक डाला, तो अब क्या हुआ, इंक धीरे 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 पूरे पानी में फैलना शुरू हो जाएगी। पानी में क्यों फैल जाती है वो, देखिए जैसे ही मैंने इस ग्लास में यहाँ पर मैंने क्या करा, इंक डाली, इसके अंदर पानी था और मैंने क्या करी, इसके अंदर इंक डाली। अब देखिए इंक का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, यानी कि इंक की जो मात्रा है, इंक का जो अमाउंट है, वो पूरे पानी में कम है ही नहीं। मैंने तो इंक अब डाली ना, तो अब जहां पर इंक है ना, वहां से पूरे पानी में फैलना शुरू हो जाएगी और कुछ टाइम बाद ये पूरा पानी है ना, ऐसे ब्लैक 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 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ये इसकी आदत है कि जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है सब्सटेंसेस का, उधर से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस मूव करते हैं। इसी तरीके से अगर आप कमरे में एक जगह कोने पे परफ्यूम छिड़कते हैं तो पूरे कमरे में महक फैल जाती है। क्यों फैल जाती है, जहां पर आपने छिड़का वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था परफ्यूम का और पूरे कमरे में कॉन्सेंट्रेशन कम था, इसलिए क्या हुआ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से खुशबू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चली गई। तो ये क्या है, ये है हमारा डिफ्यूजन। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सब्सटेंस जहां पर ज्यादा है, वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सब्सटेंसेस जहां पर कम है, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे होता है। हम तो ये पढ़ रहे थे ना कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किस तरीके से होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने एक मेथड बताया ना आपको, डिफ्यूजन। कुछ सब्सटेंसेस क्या होता है, सेल के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि ये मेरी सेल है, ये मेरी सेल है। अब इसमें क्या हुआ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेल के अंदर ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन लेते हैं ना, सेल आप हमेशा क्या लेते थे, ऑक्सीजन लेते थे। क्यों लेते रहते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि आपकी बॉडी की हर एक सेल में क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। फिर आप निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। जब ये सेल क्या करती है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती है ना, तो उसके बाद ये बनाती है रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इस सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो मैंने क्या करा, बाहर से ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन क्या हुई, मेरी हर सेल के पास तक पहुंच गई। अब देखिए यहाँ मेरे सेल के आसपास है ना, बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन क्या है, मेरी जो सेल है इसके अंदर ऑक्सीजन कम है, इसको तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना, तो सेल के अंदर मेरी ऑक्सीजन कम है और बाहर की साइड ऑक्सीजन ज्यादा है। तो क्या होगा, थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि हायर कॉन्सेंट्रेशन है। क्या कह सकती हूँ, हायर कॉन्सेंट्रेशन है किसका, ऑक्सीजन का। अब क्या करेगी, जैसे मैंने बताया कि डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन से सामान कहाँ मूव करता है, अंदर की साइड, यानी कि जहां पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अंदर देख रहे हैं ना ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पर क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब क्या करेगी, डिफ्यूजन के थ्रू ये ऑक्सीजन अंदर की साइड मूव करना स्टार्ट कर देगी। क्या होगा, अंदर की साइड ऑक्सीजन मूव करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर मूव करना स्टार्ट कर देंगी हमारी गैसेस। इसलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है डिफ्यूजन। इतनी बात समझ में आई कि डिफ्यूजन के थ्रू कैसे सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं। अब जैसे ऑक्सीजन मूव कर रही है ना डिफ्यूजन के थ्रू, ऐसे ही कौन मूव कर सकता है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी मूव कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करेगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर ज्यादा नहीं होती, सेल के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि सेल जब ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेती है उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, यानी कि सेल के अंदर, पूरी सेल के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से पूरी की पूरी सेल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है। अब आसपास का जो सेल का एनवायरनमेंट है ना, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो क्या होगा, जहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो यहाँ जिस तरीके से यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन था, अब क्या होगा, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की साइड मूव करेगी, क्योंकि बाहर की साइड है मेरा लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कम अमाउंट में मेरी कार्बन डाइऑक्साइड
प्रेजेंट है, ठीक है। तो जहां पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से कम कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ मूव करेगी। ये भी क्या है, ये भी डिफ्यूजन है। ये बात समझ में आई। तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या क्या मूव कर रहा है देखा आपने, पहले तो देखा कि गैसेस मूव कर रही है, कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस मूव कर रही है। अब हम देखते हैं क्या कि इसी तरीके से जैसे गैसेस मूव कर रही है ना, इसी तरीके से वाटर का भी मूवमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी सेल है ना, ये मेरी सेल है। अब क्या हुआ, सेल में बाहर बहुत सारा पानी है, ठीक है, और अंदर नहीं है। तो क्या होगा, बाहर से पानी डिफ्यूजन के थ्रू अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। बाहर से पानी डिफ्यूजन के थ्रू अंदर मूव कर जाएगा। यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि जो वाटर का मूवमेंट है ना, वाटर का मूवमेंट भी किसके थ्रू हो रहा है, वाटर का मूवमेंट भी डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं भाई पानी ना रॉयल चीज है, पानी को इतनी है ना चलती फिरती चीज नहीं है। हम क्या कहते हैं कि पानी का जब भी मूवमेंट होगा ना तो हम उसको थोड़ा सा स्पेशल नाम देंगे। क्या स्पेशल नाम दिया वो हम अभी देखेंगे। यानी कि मैंने क्या कहा कि पानी के मूवमेंट को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। देखिए ये केवल हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही थोड़ी ना होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो हमारे एनवायरनमेंट में सब जगह हो रहा है, जैसे कि आपको अभी एग्जांपल दिए थे, सब जगह डिफ्यूजन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारे सेल के अंदर भी क्या हो रहा है, हमारे सेल के अंदर भी क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। वाटर का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। सुनिए दोबारा से, डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से पानी सेल के अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, यानी कि वाटर का मूवमेंट हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू। तो हमने क्या कहा कि जब भी पानी का मूवमेंट होगा ना, और बाकी चीजें तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी पानी का मूवमेंट होगा, क्या होगा, पानी का मूवमेंट होगा, किसके थ्रू होगा, थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये टर्म्स और कंडीशन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होना चाहिए। यानी कि जब भी सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू पानी का मूवमेंट होगा उसको मैं कहूंगी कि यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। यानी कि चाहे दुनिया का कोई भी सब्सटेंस मूव करता रहे, लेकिन जब पानी मूव करेगा तो उसको मैं कहूंगी कि भाई ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, पानी का मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। डिफ्यूजन तो बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के भी हो जाएगा, लेकिन ऑस्मोसिस बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नहीं होगा। इसी तरीके से जो ये आप देख रहे हैं ना ऑस्मोसिस, ऐसा ही ऑस्मोसिस आप आरओ सिस्टम में भी देखते हैं। आपके घर पे आरओ लगा हुआ होगा ना, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें भी यही सिस्टम होता है कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और पानी को उसके थ्रू भेजा जाता है, तभी तो बहुत सारी चीजें सेलेक्टिवली परमिएबल में रुक जाती हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए बहुत सारी गंदगी बाहर ही रुक जाती है और अंदर आपके साफ वाला पानी आता है। ये सिस्टम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस में, यानी कि आरओ के अंदर, ठीक है। तो वहां पे भी क्या आ रहा है, वहां पे भी हमारे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसलिए वाटर के डिफ्यूजन को बोल दिया कि ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। अब आप ऑस्मोसिस का एग्जांपल कहाँ देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं प्लांट्स में रूट्स जो होती हैं, रूट्स क्या करती हैं, रूट्स आपने सुना है ना कि जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी ऐसे जड़ है प्लांट की, ऐसे मेरी जड़ है प्लांट की। अब ये क्या कर रही है कि आसपास की जो मिट्टी है ना उसमें क्या है, बहुत सारा पानी है, ठीक है, बहुत सारा पानी है हमारी मिट्टी में। तो क्या होगा, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू ये पानी हमारी रूट्स के अंदर मूव कर जाएगा, क्योंकि क्या कर रही है, सेल्स जो है ना, हमारे जो रूट्स की सेल्स हैं वो आसपास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे पानी को अंदर ले गए बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ये बात समझ में आ गई। अब ये ऑस्मोसिस है ना, ये ऑस्मोसिस कुछ चीजों पर डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ किस तरफ मूवमेंट होना है। हमें क्या पता, सेल को कैसे पता लगेगा कि पानी को अंदर भेजना है या बाहर भेजना है ना, कि पानी को अंदर भेजना है या बाहर निकालना है सेल से। ये सेल को कैसे पता लगता है कि मुझे किस तरफ पानी का मूवमेंट करवाना है, अभी तो हमने देख लिया। तो ये ऑस्मोसिस जो है ना, ऑस्मोसिस कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। किस चीजों पर डिपेंड करता है, ऑस्मोसिस क्या करता है, ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, या फिर मैं कह सकती हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन वाटर। इसका क्या मतलब हुआ, मिक्स्ड इन वाटर। आपने सॉल्यूशन पढ़े हैं,
सॉल्यूशन पढ़े, 9th क्लास में सॉल्यूशन पढ़ाए जाते हैं वैसे अब, लेकिन अगर किसी ने सुना हो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने पानी के अंदर कुछ चीज़ घोल दी। क्या घोल दी? चीनी घोल दिया, नमक घोल दिया, कुछ भी घोल दिया, नींबू पानी घोल दिया, कुछ भी मतलब मैंने नींबू घोल दिया, कुछ भी घोल दिया, मैंने पानी के अंदर कुछ भी घोल दिया। अब जो मैंने घोला है ना, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, ये मेरा पानी था, ये मेरा पानी था, सिंपल बह रहा था। इसके अंदर मैंने कुछ पार्टिकल मिक्स कर दिए। किस चीज के पार्टिकल मिक्स कर दिए? मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ पर शुगर के पार्टिकल मिक्स कर दिए। ठीक है, शुगर के पार्टिकल मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिए। अब ऑस्मोसिस जो है ना वो डिपेंड करता है इन शुगर के पार्टिकल्स के ऊपर कि इसका जो ऑस्मोसिस है वो किस साइड होने वाला है, यानी कि सेल के अंदर पानी जाएगा या सेल के बाहर पानी आएगा। कैसे देखता है? अब अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए सॉल्यूशन में क्या लेंगे, अब हम आपको एग्जांपल से करके दिखाते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले हम किस चीज का सॉल्यूशन बनाएंगे? हम चीनी का और पानी का सॉल्यूशन बनाएंगे या फिर सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन बनाएंगे। वी टेक सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। मैंने पानी में क्या मिला दिया? चीनी और या फिर नमक मिला दिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब सबसे पहली मेरी कंडीशन आती है। क्या कंडीशन आती है कि मेरी जो सेल थी ना, मेरी यहाँ पर सेल थी, ये मेरी सेल है, हमारी प्यारी सी सेल। ठीक है, समझ में आ गई। अब सेल में क्या है? सेल के अंदर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है। पानी तो होगा ही ना, नहीं तो ये क्या होगा? सेल के अंदर पानी तो होता है, पानी मतलब कुछ ना कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर क्या है? फॉर एग्जाम्पल सेल के अंदर पानी है, को ब्लैक से बनाते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सेल के अंदर क्या भरा हुआ है? सेल के अंदर भरा हुआ है पानी। अब सेल के अंदर भी पानी है और सेल के बाहर भी पानी है। मैंने सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया, ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया कि सेल के अंदर भी पानी है और सेल के बाहर भी पानी है। एक ग्लास में पानी भरा और उसमें मैंने सेल को डाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे एक सेल को कैसे डाल दिया? अरे एक सेल को नहीं डाला तो पूरे सब्सटेंस को तो डाल सकते हैं ना, पूरी की पूरी किशमिश को तो डाल सकते हैं, किशमिश में भी तो सेल्स ही हैं। तो एक सेल को जरूर थोड़ा एक सेल को ही डाला, हम तो सिर्फ एग्जांपल लेके बता रहे हैं। उन्होंने तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस डाला होगा उसके अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं? एक सेल के रेफरेंस में देख रहे हैं। अब मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि बाहर जो है ना, बाहर जो अंदर जो मिक्सचर है, अंदर जो मिक्सचर है सेल के, उसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है। अंदर जो है सॉल्यूशन, उसके अंदर बहुत सारी चीनी मिक्स है। ठीक है, ये इतनी सारी चीनी मिक्स है, रेड ये सारी चीनी है। ठीक है, और मैंने जब बाहर देखा, सेल के बाहर क्या देखा कि सेल के बाहर जो पानी है ना उसके अंदर चीनी क्या है? कम है। ठीक है, अब मैं क्या कह सकती हूँ कि भाई इनसाइड, सेल के इनसाइड क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? जो चीज मिलाई है। सॉल्यूट क्या है? मैक्सिमम है, या फिर मैं कह सकती हूँ सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है, मोर है। यानी कि सेल के अंदर जो पानी है उसमें चीनी ज्यादा है और जो बाहर वाला है ना, बाहर जो पानी है उसके अंदर सॉल्यूट जो है या फिर जो भी आपके पास चीनी नमक कुछ भी है वो इससे कम है, यानी कि लेस है, कम मात्रा में प्रेजेंट है। अब क्या होगा ये देखिएगा, अब जहां से कहां मूवमेंट होगा। अब इस तरीके के अगर कोई भी कंडीशन आती है तो उसमें पानी का मूवमेंट जो होगा ना वो बाहर से अंदर की तरफ होगा, बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया, है ना? सब्सटेंस अंदर लेस कॉन्सेंट्रेशन से मोर कॉन्सेंट्रेशन में कैसे जा रहा है? हमने तो सुना था कि मोर कॉन्सेंट्रेशन से लेस में जाता है। कायदे में तो सॉल्यूट के हिसाब से देखें तो मोर टू लेस जाना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, पानी का मूवमेंट तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं है। सॉल्यूट को मत देखिए कि वो कम है या ज्यादा है, आप देखिए पानी का मूवमेंट, क्योंकि पानी को आपको मूव करवाना है, सॉल्यूट को मूव नहीं करवाना है। तो सॉल्यूट के तो अकॉर्डिंग मूव हो रहा है, लेकिन मूव क्या होगा? पानी मूव होगा, पानी इसके अंदर बाहर जाने वाला है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो पानी होगा ना वो बाहर से अंदर की साइड मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्यों मूव करेगा वो भी हम अभी देखेंगे। लेकिन जब भी ऐसी कंडीशन होगी ना तो क्या होगा? अब क्या होगा? सेल के अंदर पानी जा रहा है, यानी कि जितना भी पानी है ना वो सारा सेल के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से सेल के अंदर जा रहा है पानी। अब खुद ही सोचिए, अगर आप बैलून के अंदर ज्यादा पानी भर देंगे तो बैलून मोटा हो जाएगा ना, तो क्या होगा? यहाँ पे भी अगर सेल के अंदर पानी चला गया तो सेल का साइज बढ़ जाएगा। क्या होगा? सेल का साइज बड़ा हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। सेल के अंदर देखो कितना सारा पानी आ गया। ठीक है, सेल के अंदर पानी भर गया और इस वजह से सेल क्या हो गई? सेल स्वेल हो गई,
यानी कि फूल गई, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मोटी हो गई। बात समझ में आई? तो जब भी इस तरीके के सॉल्यूशन में रखेंगे तो ऐसे सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके के सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि व्हेन concentration of solute outside the cell यानी कि सेल के बाहर जो सोल्यूट है इज लेस, यानी कि सेल के बाहर जो सोल्यूट है ना वो कम है, या फिर मैं ये भी तो कह सकती हूँ यानी कि वाटर क्या है? वाटर डाइल्यूटेड है। वाटर कैसा है? डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी पानी में कोई सब्सटेंस ज्यादा है तो मैं कहती हूँ वो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अगर इसके अंदर चीनी ज्यादा होती तो मैं कहती ये वाटर कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन कम है तो मैंने बोल दिया कि वाटर कैसा है? डाइल्यूट है। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दो टर्म्स हैं जो सॉल्यूशन के हमारे रेस्पेक्ट में ली जाती है। केमिस्ट्री में भी आप आगे 9th क्लास में ही पढ़ करके जाएंगे। ठीक है, तो डाइल्यूट है यानी कि वाटर में बाहर की तरफ चीनी की जो अमाउंट है वो कम है। बात समझ में आ रही है? अब मैं कहती ना कि ऐसा मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, आप इसको मत ध्यान रखिए कि ऐसा मूवमेंट हो रहा है, चीनी की वजह से मूवमेंट हो रहा है। देखिए, चीनी से कोई मतलब नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक मेरे पास ग्लास है ना, एक ग्लास है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 ग्लास है। ठीक है, 2 ग्लास है। अब उसमें क्या है, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ तब ज्यादा समझ में आएगा। मेरे पास क्या है? मेरे पास इस तरीके के 2 ग्लास है। ठीक है, अब जो पानी है मेरे पास, एक ग्लास में मेरे पास पानी है इतना। ठीक है, मेरे पास एक ग्लास में इतना पानी है और एक ग्लास में मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा पानी है। एक काम करिए, आप एक काम करिए, यहाँ पर एक काम करते हैं, दोनों में हम बराबर पानी लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, 2 जार लिए, दोनों में बराबर पानी रखा। मैंने 2 जार लिए, दोनों में बराबर पानी रखा। अब एक बात बताइए, मैंने क्या कहा कि इसके अंदर इस लेवल तक ये वाला जो जार है इसके अंदर इतनी मैंने चीनी मिला रखी है। ठीक है, इतनी मेरे पास चीनी मिली हुई है। फिर मैंने आपको दूसरा वाला जार दिखाया कि मैंने इसके अंदर इतनी चीनी मिला रखी है। समझ रहे? इतनी सारी चीनी मिला रखी है। अब यही काम तो हमारे ऊपर वाली सेल में भी हो रहा है कि अंदर जो हमारी सेल है उसके अंदर चीनी ज्यादा है और बाहर वाली सेल में चीनी कम है। अब आप खुद ही बताइए किसके अंदर पानी ज्यादा है, किसके अंदर पानी ज्यादा? खुद ही देखो, इसके अंदर जो है इसके अंदर पानी कम है, इसके अंदर पानी ज्यादा है क्योंकि चीनी कम है। दोनों का अमाउंट तो मैंने सेम लिया है, लेकिन देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर चीनी इतनी सारी है, चीनी ज्यादा है तो पानी का अमाउंट कम है। लेकिन इसमें आप देख सकते हो पानी का अमाउंट ज्यादा है और चीनी का अमाउंट कम है, यानी कि मैं कह सकती हूँ इसमें पानी कम है और इसमें पानी ज्यादा है। तो अब आप बताइए, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन हमारा ऑस्मोसिस होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मैं कह सकती हूँ दूसरे वाले जार में से बी जार में से ए जार में पानी को शिफ्ट होना चाहिए ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर भी तो यही काम हो रहा है, जो पहली वाली सेल है, जो सेल के अंदर वाला जो पार्ट है उसमें ये वाली कंडीशन है और जो बाहर वाला पार्ट है उसमें ये वाली कंडीशन है, इसलिए पानी बाहर से अंदर की साइड मूव कर रहा है। ये आपको सोचने वाली बात है, ये तो सिर्फ आपको घुमाया जा रहा है शब्दों में। ठीक है, काम वही हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए तो मैं कह सकती हूँ ये जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें सेल होगी, सेल के अंदर पानी जाएगा और सेल मोटी हो जाएगी। अब याद कैसे रहेगा? देखो सिंपल, हाइपोटोनिक मत बोलो, इसको बोलो हिप्पोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक बोलना ही नहीं है, हिप्पोटोनिक सॉल्यूशन बोलना है। हिप्पोटोनिक से हिप्पो तो याद आई गई, तो जिस सॉल्यूशन में सेल हिप्पो जैसी मोटी हो जाती है, यानी कि सेल हो जाती है, वो होता है हिप्पोटोनिक सॉल्यूशन। आज से हम इसको बोलेंगे हिप्पोटोनिक सॉल्यूशन, हम भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम हाइपोटोनिक नहीं, अब से हम हिप्पोटोनिक सॉल्यूशन इसको बोला करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है, पहला हमने देखा हिप्पोटोनिक सॉल्यूशन, क्या होगा, सेल हिप्पो की तरह मोटी हो जाएगी, फूल करके बड़ी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं दूसरे टाइप का हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अब दूसरे टाइप का, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन तो हमने देख लिया, दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब सेम सेल लेंगे, हम सेम सेल ली हमने, ये हमारी सेल आ गई। ठीक है, अब इस सेल में क्या होगा, इस सेल में उल्टी चीज है, क्या है, यहाँ पर देखो
मैंने एक सेल ली, इसके अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। पानी तो दोनों तरफ होगा क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, सेल को डुबो रखा है सॉल्यूशन के अंदर, सेल डूबी हुई है। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि ये जो दूसरी वाली कंडीशन है ना, इसमें क्या है, सेल के पिछली वाले में सेल के अंदर सामान ज्यादा था, इसमें सेल के बाहर सामान ज्यादा है, बाहर सामान ज्यादा, बहुत सारी चीनी है ना बाहर है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत सारी चीनी बाहर है। और सेल के अंदर जो पानी, सेल के अंदर चीनी क्या है, सेल के अंदर चीनी कम है, सेल के अंदर चीनी कम है। अब फिर भाई, अब जब उल्टी कंडीशन आ गई तो क्या होगा, उल्टा ही ऑस्मोसिस होगा। पहले पानी अंदर जा रहा था, अब की बार पानी बाहर आएगा। ठीक है, अब की बार पानी बाहर आएगा। और जब आपने अपने बैलून में से पानी कम कर दिया तो बैलून छोटा हो जाएगा ना, तो यानी कि अब क्या होगा, अब की बार ये वाली जो सेल है, ये सेल छोटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर से पानी मैंने बाहर निकाल दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी, छोटी साइज की हो जाएगी। इसमें क्या हो गया, अब ये वाली जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन में बोला जाता है कि ये सॉल्यूशन है मेरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ से कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक एक जैसे लगता है, इसलिए उसको बोलो हिप्पोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हिप्पोटोनिक में हिप्पो जैसे हो जाती है और हाइपोटोनिक में उसकी उल्टी, यानी कि हमारी सेल जो है वो छोटी हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आता है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, तीसरी कंडीशन में मैंने ये देखा कि जो हमारी सेल है ना, सेल के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, बाहर भी पानी, लेकिन मैंने इसमें ये देखा कि अंदर भी जितनी चीनी है ना, अंदर जितनी चीनी है, अंदर जितनी चीनी है उतनी ही चीनी बाहर भी है, यानी कि जितनी चीनी अंदर उतनी चीनी बाहर। सेम 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 सेम। ठीक है, क्या हो गया, सेम सेम, अंदर भी उतनी ही चीनी है, बाहर भी उतनी ही चीनी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है ना, जो हमारे पानी का मूवमेंट होता है, वो न अंदर होता है न बाहर होता है, क्योंकि पानी के कॉन्सेंट्रेशन में, जो सॉल्यूट है उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं है, तो ना पानी अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, यानी कि सेल जो होगी वो सेम साइज की रहेगी। सेल ज्यादा अपने शेप को चेंज नहीं करेगी, सेम साइज की हमारी सेल रहेगी, सेम साइज की, सेम सेम। ठीक है, अब ऐसे जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं उनको बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो आइसोटोनिक क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि आइसो का मतलब ही होता है सेम। ठीक है, आइसो का मतलब ही होता है सेम, यानी कि जिसमें अंदर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट हो और बाहर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट हो, ऐसे को बोला जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी तक देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब हमने पढ़ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई होती है और उसमें किस तरीके से हमारे सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है अंदर बाहर। ऑस्मोसिस में 3 तरीके के मूवमेंट देखे, कौन सा देखा हमने, देखा हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसके बाद जो हम देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जैसे आइसोटोनिक ये सब हमने सॉल्यूशन पढ़े, ये तो था हमारे डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट। ठीक है, अब खाली डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट नहीं होता, कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े भी होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं जो डिफ्यूजन के थ्रू हमारी मेम्ब्रेन में से मूव नहीं कर पाते। अब हम उनका मूवमेंट देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारे सेल के अंदर बाहर मूव करते हैं। ठीक है, तो आप वो देखते हैं। ठीक है, तो आप देखें, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ी, अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी। क्या पढ़ी, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। अब क्या पढ़ने वाले, अब हम अलग तरीके का एक मूवमेंट पढ़ेंगे। ये जो था हमारे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कैसे मूवमेंट होता है चीजों का। अब एक तरीका और होता है हमारे डिफ्यूजन से अलग कि हमारे सब्सटेंसेस कैसे जाएंगे। तो क्यों अपनाया जाता है, बस डिफ्यूजन से भी तो काम चल रहा होता है, लेकिन हमें नहीं, हमें तो और कुछ और चाहिए, कुछ और तरीका चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि भाई हमारे कुछ सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, सम सब्सटेंसेस आर देयर, जो क्या होते हैं, जिनके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े साइज में बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इतनी इजीली क्रॉस नहीं कर पाते, और जब इजीली क्रॉस नहीं कर पाते तो वो डिफ्यूजन के थ्रू आसानी से नहीं आ पाते, इसलिए एक अलग मेथड की जरूरत होती है। और क्या होता है, कई चीजें हमें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करवानी पड़ती हैं। क्या कह रहे हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन आती है, वैसे चीजें ये उल्टा कैसे हो गया
है ना। तो भाई ये उल्टा इसलिए होगा क्योंकि ये डिफ्यूजन थोड़ी ना है, इसलिए तो ये डिफ्यूजन से अलग है क्योंकि यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई। सोचो प्रकृति का नियम क्या है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर चीजें आती है, लेकिन ये उल्टा ही चल रहे हैं, है ना। इनको तो उल्टा ही हमें भेजना है, इनको नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सोचो हमारी एक सेल है, ठीक है, अब क्या है यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ सेल के अंदर गंदगी पड़ी हुई है, ठीक है, कुछ गंदगी है, कम अमाउंट में गंदगी है, लेकिन गंदगी तो है ना। और यहाँ पर बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा है ऐसा वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर पड़ा हुआ है। वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर कम है और सेल के बाहर ज्यादा है। सोचो, आप खुद ही बात सोचो कि ये जो अब अगर यहाँ पे हम डिफ्यूजन का फॉर्मूला लगाएं तो इस हिसाब से तो जो हमारा वेस्ट है वो अंदर चला जाना चाहिए, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई गंदगी सेल के अंदर थोड़ी ना जाएगी, वो तो सेल और गंदी हो जाएगी। हमें तो जो अंदर की गंदगी वो भी बाहर भेजनी है, वो भी ऐसी है जो हमको बाहर भेजनी है। तो हम क्या करेंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें भेजेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें नहीं भेजेंगे। इसलिए सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पर काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे में क्या है, अब ऐसे में क्या हो रहा है भाई, ये खुद ही सोचो, इस क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में हम प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं, है ना, प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं। और जब भी प्रकृति के खिलाफ चलोगे तुमको कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना, एनर्जी तो लगानी पड़ेगी। तुम अब जो प्रोसेस है उसके अलग, उससे अलग चल रहे हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगा के इसको बाहर खींचना पड़ेगा, या अगर अंदर जा भी रहोगे तो उसको रोकना पड़ेगा, नहीं अंदर नहीं आना जो है, बल्कि उसे भी बाहर भेजो, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके के मूवमेंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ में आई? तो क्या हुआ, दूसरा वाला जो तरीका मैंने बताया ना उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये जो डिफ्यूजन था, ये डिफ्यूजन भैया नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अपने तरफ से मुझे एनर्जी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है डिफ्यूजन के अंदर। बात समझ में आ गई? तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये वाला जो पहले वाला मूवमेंट है ना, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन वाला जो है, इसको मैं कहती हूँ कि ये मूवमेंट क्या है, ये मूवमेंट है मेरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि ये खुद ही हो जाता है, मुझे इसको करवाने के लिए किसी भी एनर्जी को देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? और ये जो दूसरा वाला मैंने बताया है ना, दूसरा वाला क्या है, इसमें मुझे एक्टिवली एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, एक्टिवली एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह देती हूँ कि ये कैसा ट्रांसपोर्ट है मेरा, ये है मेरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसा ट्रांसपोर्ट है मेरा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बात समझ में आ गई? तो हमारा जो सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करवाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ चल रहे हो, बड़े मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ला रहे हो, तो उसके लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब दो टर्म इसमें और आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कौन कौन सी सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो टर्म्स आती है, एक आती है एक्सोसाइटोसिस और एक आती है एंडोसाइटोसिस। इसका क्या मतलब होता है, पहली कौन सी टर्म आती है, पहली है एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, और दूसरी है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, अगर सेल के अंदर कुछ सामान जा रहा है, अगर सेल अपने अंदर कुछ सॉलिड सब्सटेंस ले रही है, तो उसको मैं कहूंगी वो अंदर आनी है, यानी कि एंडोसाइटोसिस, अंदर से याद आ रहा हो एंडो। ठीक है, तो अगर कोई भी सेल अपने अंदर, जैसे मान लो ये यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक सेल है, इसने अपने अंदर कुछ सब्सटेंस ले लिया और यहाँ से खुद को बंद कर लिया। ठीक है, यहाँ से खुद को क्या कर लिया, बंद कर लिया। तो सेल ने क्या करा, अपने अंदर सॉलिड सब्सटेंस को बाहर से अपने अंदर लिया है। ठीक है, यानी कि अपने अंदर सॉलिड सब्सटेंस को खा रही है, सेल क्या कर रही है, एक तरीके से खा रही है सब्सटेंसेस को। तो ऐसे में बोला जाता है कि एंडोसाइटोसिस हो रहा है, यानी कि मूवमेंट क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है इनसाइड द सेल, अंदर की तरफ होगा मूवमेंट। और अगर यही चीज उल्टी हो जाएगी, मतलब कि कोई चीज मेरे अंदर थी, है ना, मेरे अंदर थी, जैसे कि मैंने कहा मेरे अंदर क्या था, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल था, अब मैंने इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया, तो यानी कि जो मूवमेंट है ना, जो चीजों का मूवमेंट है वो अंदर से बाहर की तरफ हुआ है, आउटसाइड हुआ है, एग्जिट हो गई है चीजें हमारे सेल में से। तो ऐसे इसको कहा जाता है कि एक्सोसाइटोसिस हो गई, यानी कि
एंडोसाइटोसिस कब होगा? जब मैंने सेल को कुछ खिलाया, जैसे कि मैंने अगर खाया तो अपने अंदर डाला तो एंडोसाइटोसिस, सेल ने कुछ खाया तो उसने क्या करा? एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल ने अपने अंदर से कुछ चीज बाहर निकाली, सॉलिड मटेरियल, तो उसको मैंने कह दिया कि उसने एक्सोसाइटोसिस कर दिया। बस समझ में आ गई। अब इसके बाद एक इससे रिलेटेड टर्म और आती है। क्या टर्म आती है? इससे रिलेटेड टर्म आती है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? तो देखिए सेल वॉल हमारे एनिमल्स में तो नहीं मिलती। सेल वॉल जो होती है वो एनिमल्स में एब्सेंट होती है, ठीक है, यानी कि हमारे अंदर भी एब्सेंट होती है। हमारी सेल वॉल नहीं मिलती। किस किस में मिलती है? प्लांट्स में मिल सकती है, ठीक है, फंगस में मिल सकती है, फंगाई में मिल सकती है, और बैक्टीरिया में भी मिल सकती है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल मिल सकती है। बात समझ में आई? तो ये सेल वॉल अगर हम क्या देखेंगे क्या है, जैसे कि हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई, ये क्या है मेरे पास? सेल मेम्ब्रेन। सीएम मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैंने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या हुआ? एक और हार्ड कवरिंग आकर के चिपक गई। सेल मेम्ब्रेन को भी दोबारा सोचो आपने, जैसे आप गुब्बारा फुला रहे थे ना, तो अब एक नहीं है, आपने एक के अंदर एक और गुब्बारा लगा दिया और दो गुब्बारों को एक साथ फुला रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है? अब दो लेयर्स बन गई है। पहली जो अंदर वाली लेयर है वो तो है सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली है यानी कि सेल वॉल, उसको क्या कहा जाता है? सेल वॉल। जो बाहर वाली उसको क्या बोला जाएगा? सेल वॉल। तो अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन और बाहर वाली सेल वॉल, तो क्या कह सकती हूँ कि सेल वॉल इज आउटर कवरिंग फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से भी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो है हमारी सेल वॉल। लेकिन ये सबके अंदर नहीं मिलते, जैसे कि अंदर एनिमल्स के अंदर ये हमारे नहीं देखी जाती है, ठीक है। तो अब क्या हो गया? सेल वॉल की जरूरत क्या पड़ी? देखो सेल वॉल की जरूरत ये है कि ये हमको है ना, ये हार्ड कवरिंग होती है। ये कैसी होती है? ये कवरिंग हार्ड होती है। अब हार्ड कवरिंग है तो क्या करती है? ये प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्शन देती है हमारी सेल को, प्रोटेक्शन देती है। और क्या देती है? एक रिजिडिटी देती है। रिजिडिटी या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो सेल है उसको परफेक्ट शेप प्रोवाइड करती है। जो सेल वॉल है ना उसकी शेप चेंज नहीं होगी, तो जैसी है वैसे की वैसी रहेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो चेंज कर सकती है शेप को, मैंने बताया था फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो उसकी शेप फिक्स है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो वो क्या कर रही है? एक रिजिड शेप, हार्ड शेप सेल को प्रोवाइड कर रही है और उसको प्रोटेक्शन भी दे रही है। लेकिन अंतर इसमें ये होता है कि ये सेमी परमिएबल नहीं होती है ना, ये सेमी परमिएबल नहीं होती, ये सबको परमिट कर देती है, सेमी परमिएबल नहीं है ये। तो ये क्या है? ये सबको अपने अंदर आने देती है, पर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन तो बैठी है ना, वो प्रोटेक्शन करती है। लेकिन सेल वॉल का ऐसा कोई धर्म नहीं है कि वो इसको नहीं आने देगी, उसको नहीं आने देगी। ये क्या है? ये बहुत खुले विचारों के, सब आ जाओ, है ना, सब आ जाओ, फिर चाहे वो सेल को बर्बाद कर जाए। तो लेकिन क्या है? फिर सेल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर जो उसको बचाने में हेल्प करती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और क्या होता है? देखिए सेल वॉल है ना, अलग अलग, जैसे मैंने कहा प्लांट्स में भी है, फंगस में भी है और बैक्टीरियाज में भी है, तो अलग अलग चीजों की बनी हुई हमारी सेल वॉल होती है। जैसे हमने देखा था ना कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी? लिपिड्स की और प्रोटीन्स की बनी हुई थी। इसी तरीके से सेल वॉल होती है ना, वो भी इनमें अलग अलग होती है। जैसे फंगस में काइटिन की बनी हुई होती है, प्लांट्स में सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। लेकिन जो सिर्फ आपको पढ़ना है, याद रखना है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का, कि प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है ना वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। बात समझ में आ गई? तो अब क्या है? ये था हमारे सेल वॉल के बारे में। यहाँ तक देखो, यहाँ तक हमारा जो आउटर कवरिंग वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कहा था 3 बेसिक स्ट्रक्चर है, तो पहला हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।